श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल और राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर विमल एन पटेल और यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार श्री अजय राजगौर जी, विश्वविद्यालय की फैकल्टी, प्यारे बच्चों और उनके परिवार के सभी सदस्यों, जब विमल पटेल जी ने मुझे आमंत्रित किया कि आपको रक्षा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हम सब चाहते हैं कि आप उपस्थित हों, मैंने सहज रूप से अपनी सहमति दे दी। उसका कारण यह है कि मैं भी टीचर रहा हूं, मैं भी रिसर्चर रहा हूं, मैं भी एजुकेशन मिनिस्टर रहा हूं। इसलिए जब कभी भी विश्वविद्यालयों में स्टूडेंट्स के बीच अथवा टीचर्स के बीच जाकर इंटरेक्ट करने का अवसर मिलता है तो उस अवसर को जल्दी मैं छोड़ता नहीं हूं। इसलिए सहज रूप से हमने अपनी सहमति दे दी है। आज यह दीक्षांत समारोह है। शिक्षा आप लोगों ने इसी विश्वविद्यालय से ग्रहण की है और दीक्षांत का मतलब होता है कि जो अब तक विश्वविद्यालय में आपको संस्कार मिले हैं, अब उसका अब यह अंतिम क्षण है जब आपको डिग्री प्राप्त हो रही है। विश्वविद्यालय परिसर में दीक्षा का यह सिलसिला तो निरंतर आगे भी चलता रहेगा, लेकिन विश्वविद्यालय में दीक्षा का यह अंतिम कार्यक्रम होता है जब छात्रों को डिग्री प्राप्त होती है। इसीलिए इसको दीक्षांत समारोह बोलते हैं, शिक्षांत समारोह इसे नहीं बोलते हैं। मनुष्य के जीवन में दीक्षा का, संस्कारों का कितना महत्व होता है, मैं समझता हूं बहुत विस्तार में जाकर किसी को बतलाने की आवश्यकता नहीं है। एक ही सामान्य उदाहरण आप सबके सामने रखना चाहूंगा। राम और रावण दोनों के बारे में आप जानते हैं। रावण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से ज्यादा धनवान भी थे, बलवान भी थे, और उस समय का सबसे बड़ा विद्वान यदि कोई माना जाता था तो रावण माने जाते थे। यानी रावण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से धनवान भी थे, बलवान भी थे और ज्ञानवान भी थे। लेकिन अपने देश में अथवा दूसरे देशों में भी चले जाइए जहां पर भारतवासी रहते हैं, वहां पूजा रावण की नहीं होती है, बल्कि आजीवन मर्यादाओं का पालन करने वाले, विवेक पूर्ण तरीके से काम करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की पूजा होती है। यही संस्कार का महत्व है। मेरे साथियों, यह वर्ष स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष है और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आगामी 25 वर्ष के काल को अमृत काल कहा है। मैं यह मानता हूं कि आप में से ही अधिकांश लोग इस अमृत काल में, यानी आगे 25 वर्षों में, देश में बाह्य और आंतरिक, यानी एक्सटर्नल और इंटरनल सिक्योरिटी के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का आप निर्वाह करेंगे। इस अमृत काल के लिए ये आपने देखा होगा, इसी स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री जी ने 5 प्रण रखे हैं। यदि आपने उनके भाषण को सुना होगा, मैं सारे प्रणों की यहां पर चर्चा नहीं करना चाहता। 2 प्रण उन्होंने कहा, 2047 तक भारत को हमको एक विकसित राष्ट्र बनाना है, यानी डेवलप्ड नेशन के रूप में हमको भारत को खड़ा करना है। और दूसरा प्रण उनका यह था कि गुलामी की मानसिकता के हर प्रभाव से अब हम समस्त भारतवासियों को मुक्त हो जाना चाहिए। मेरे साथियों, आंतरिक हो अथवा बाह्य सुरक्षा, इसके सुदृढ़ किए बगैर एक डेवलप्ड नेशन की कल्पना कदापि की ही नहीं जा सकती है। और जब तक राष्ट्र की मानसिकता में, अस्मिता में और स्वाभिमान यह न हो, तब तक विकास की सार्थकता नहीं होती है। और ऐसे में कोई समाज, राष्ट्र और विश्व को कोई दिशा नहीं दे सकता है। मैं आपको एक यहां पर उदाहरण देना चाहता हूं कि मनुष्य के जीवन में मान, सम्मान और स्वाभिमान का क्या महत्व होता है। आजादी की लड़ाई जिस समय हम लड़ रहे थे, इस देश के 16 साल, 18 साल, 21 साल के नौजवानों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। मैं याद दिलाना चाहता हूं चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, खुदीराम बोस, अशफाक उल्लाह खां। चंद्रशेखर आजाद की 26 साल की जवानी थी। मां कहती थी, बेटा आजाद तू शादी कर ले, बहुला, मैं बूढ़ी हो गई हूं, लेकिन
चंद्रशेखर आजाद के दिल में तो आजादी हासिल करने की दीवानगी थी। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के कंपनी गार्डन में अपने रिवाल्वर की गोलियों से अपने अंग्रेज दुश्मनों को भूनते भूनते जब रिवाल्वर में अंतिम गोली शेष बची तो चंद्रशेखर आजाद को यह चिंता सताने लगी कि कहीं विदेशियों के रिवाल्वर की विदेशी गोली हमारे जिस्म में प्रवेश कर हमारे जिस्म को नापाक न कर दे। इसलिए राष्ट्रीय स्वाभिमान के धनी चंद्रशेखर आजाद ने अपने ही रिवाल्वर की अंतिम गोली अपने सीने में दाग लेने का काम किया था, तब जाकर यह भारत आजाद हुआ है। भले ही हमारा भारत यह विकसित राष्ट्र बन जाए, भले ही बहुत ही धनवान बहुत ज्ञानवान बन जाए, लेकिन जब तक गुलामी की मानसिकता से हम ग्रस्त रहेंगे तब तक इसे सुरक्षित भी नहीं किया जा सकता। भारत की सुरक्षा के संबंध में यदि गुलामी की मानसिकता की हम बात करें तो हमें यह निरंतर बताया जाता कि हम तो कभी एक ऑर्गेनाइज्ड एंटिटी यानी हम संगठित इकाई संगठित राष्ट्र तो हम कभी थे ही नहीं। इतिहास में हमको यह पढ़ाया जाता है। जबकि आज जिस गुजरात की धरती पर मैं यहां खड़ा हूं, यथार्थ है किसी गुजरात की धरती पर विश्व की प्राचीनतम सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे अब सिंधु सारस्वत सभ्यता कहना अधिक उपयुक्त होगा, उसमें विश्व के ज्ञात इतिहास का सबसे प्राचीन व्यावसायिक बंदरगाह लोथल यदि कहीं पर है तो इसी गुजरात में है। जो उस समय व्यापार का विश्व का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था, यह लोथल बंदरगाह। और इससे पता चलता है कि हम कितने प्राचीन हैं, कितने समृद्ध हैं और हम कितने व्यवस्थित थे। हमें कहा जाता है कि यदि आप इतने प्राचीन हैं, इतने प्रॉस्परस थे, समृद्ध हैं, इतने सुरक्षित राष्ट्र थे, तो इतने लंबे समय तक आप गुलाम कैसे हो गए? वास्तविकता यह है कि हम विश्व की सभी प्राचीन सभ्यताओं में से इतने सारे झंझावातों को झेलकर एकमेव जीवित सभ्यता हैं, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। सारे झंझावातों को झेलने के बाद भी यदि एकमेव जीवित सभ्यता यदि कोई है तो हमारी सभ्यता है। अतः सत्य यह है कि विश्व के इतिहास के तमाम ध्वंस विध्वंस में हम ही एकमात्र ऐसे बचे रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब हमारा रक्षा कवच यह बहुत ही मजबूत हो। और मैं इकबाल की भी वह कविता की याद दिलाना चाहता हूं जिसमें कहा था, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी अभी तलक है नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। यह इकबाल ने कहा है। यदि यह सब कुछ न रहा होता तो इकबाल को यह कहने की जरूरत क्या थी? शायद यह कल्पना, यह कंसेप्ट इकबाल के दिमाग में भी न आया होता। मेरे साथियों, गुलामी की जिस मानसिकता से हमें अपने को मुक्त करने की जरूरत है, उसके लिए हमें अपने रक्षा के इतिहास का वास्तविक तथ्य पता होना चाहिए। ग्रीक हमलावर सबसे पहले आए, अलेक्जेंडर यहां से वापस चला गया। यद्यपि भारत के इतिहास के जो स्रोतों में अलेक्जेंडर का कोई उल्लेख नहीं है, सारा उल्लेख ग्रीक रिसोर्सेज में मिलेगा। अतः उनके तथ्यों का एक पक्षीय माना जा सकता है, परंतु इसमें कोई विवाद की गुंजाइश नहीं है कि उसे हताश होकर यहां से लौटना पड़ा था। फिर सेल्यूकस, मिनांडर और डिमिट्रियस जैसे ग्रीक आक्रमणकारियों की निर्णायक पराजय भी यदि कहीं पर हुई थी तो इसी धरती पर हुई थी, और शक आकर इसी धरती पर परास्त हुए थे। यह है भारत का इतिहास। मेरे साथियों, सम्राट विक्रमादित्य की याद दिलाना चाहता हूं। सम्राट विक्रमादित्य ने किस प्रकार शकों को परास्त किया, इसका स्पष्ट उल्लेख हमारे यहां मिलता है। हूण जिन्होंने यूरोप तबाह कर दिया, वो इस धरती पर किस तरह स्कंदगुप्त से वह पराजित हुए, इस इतिहास को भी हम अच्छी तरह जानते हैं। मेरे साथियों, इतिहास साक्षी है। अरब आक्रमणकारियों को बप्पा रावल ने किस प्रकार से हराया। एक छोटा सा उदाहरण समझिए कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम सिंध जाता है और सोमनाथ तक आने में महमूद गजनवी को 1025 हो जाता है, यानी लगभग 300 वर्षों का समय लग जाता है केवल 300 किलोमीटर आगे बढ़ने में। महमूद गजनी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मार्ग से आता है
परंतु वहां का संघर्ष देखकर वह इतना घबरा गया, उसे उस रास्ते वापस जाने की वह हिम्मत नहीं कर पाया और फिर सिंध के रास्ते से वापस गया और वहां भी भारी नुकसान उठाता हुआ केवल मुट्ठी भर सैनिकों के साथ वह वापस पहुंच पाया था। यदि वह जीतता हुआ आया होता तो बहुत आसानी से जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वह वापस चला जाता, लेकिन यह करने की वह हिम्मत नहीं जुटा पाया। वास्तविकता यह है कि हमारे शौर्य और संघर्ष को पराजय का आवरण बराबर हमारे गुलामी के काल में यह देने की कोशिश की गई है। अब उस आवरण को, गुलामी के आवरण को, गुलामी की मानसिकता को मेरे नौजवान साथियों अब अपने जेहन से हमको निकालना है। यही आज संकल्प लेने की हम सबको आवश्यकता है। हमें संपूर्ण भारत पर नजर डालें तो असम में अहोम राजा लचित बरफुकन ने किस प्रकार मुगलों को लगातार पराजित किया। सरायघाट की लड़ाई उसका प्रमाण है। तमिलनाडु के चोल राजाओं ने किस प्रकार मलेशिया और इंडोनेशिया तक अपना साम्राज्य स्थापित किया, इससे भी मैं समझता हूं कि जिन्होंने इतिहास का अध्ययन किया होगा उनको जानकारी होगी। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी का शौर्य कौन नहीं जानता, और पेशवा बाजीराव ने 40 की 40 लड़ाइयां जीती। राजस्थान में बप्पा रावल ने अरब आक्रमणकारियों को अफगानिस्तान से भी आगे तक खदेड़ने का काम किया। यह है हमारे भारत का इतिहास मेरे नौजवान साथियों। पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह ने पूरा अफगानिस्तान जीता था। पाटलिपुत्र के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य तो क्षेत्रफल में यूरोप के बराबर और आबादी में उससे दुगुना था। मेरे साथियों, यह उदाहरण मैंने सिर्फ इसलिए बताए कि गुलामी की इस मानसिकता से कि हम केवल पराजित ही हुए हैं, हमें मुक्त होने की जरूरत है। आत्मरक्षा का इतना गौरवशाली इतिहास किसी राष्ट्र के पास नहीं होगा जितना गौरवशाली इतिहास हमारे भारत के पास है। इतनी शक्ति और इतनी समृद्धि के बावजूद हमने न तो दुनिया के किसी देश पर कभी आक्रमण किया है और न दुनिया के किसी भी देश की 1 इंच जमीन पर भारत ने कभी कब्जा किया है। यह भारत का चरित्र रहा है। मेरे साथियों, मानव सभ्यता के इतिहास में सिक्योरिटी का कंसेप्ट प्रारंभ से ही जुड़ा हुआ है। शुरुआती दौर में जब आदि मानव हुआ करते थे तब उन्हें दूसरे आदि मानव और जंगली जानवरों से सुरक्षा की जरूरत पड़ती थी। तब मानव जीवन इतना आसान और सुरक्षित नहीं हुआ करता था। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आप सभी मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी जो हमारे बच्चे पढ़े होंगे, जिन लोगों ने, टीचर्स जानते होंगे, हमारी मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी के प्रमुख प्रणेताओं में से एक थॉमस हॉब्स के स्टेट ऑफ नेचर के सिद्धांत से अच्छी तरह परिचित होंगे। इसमें वह प्रतिपादित करते हैं कि बिना स्टेट के या कहीं बिना शासन प्रशासन के मानव जीवन एक आदर्श जीवन नहीं हो सकता है। यहां स्टेट से उनका तात्पर्य सिक्योरिटी के गारंटर से है, और जहां सुरक्षा नहीं है, जाहिर है वहां कला, साहित्य और संस्कृति की बात यह कहां की जा सकती है। मानव इन सबसे रहित होने के लिए पूरी तरफ से अभिशप्त हो जाता है। मेरे साथियों, जहां संस्कृति नहीं है, एक दूसरे के प्रति सम्मान नहीं है, वहां जीवन की भी कोई कीमत नहीं है। थॉमस हॉब्स के अनुसार यह मानव की ऐसी स्थिति है जहां नो आर्ट्स, नो लेटर्स, नो सोसाइटी, एंड विच इज वर्स्ट ऑफ ऑल continual fear and danger of violent death and the life of man, solidarity, poor, nasty and brutish and short। ऐसे में एक आदर्श जीवन वाले समाज के लिए स्टेट का एग्जिस्टेंस अनिवार्य हो जाता है। कालांतर में स्टेट के उदय के बाद सिक्योरिटी की जिम्मेदारी फॉर्मल रूप से स्टेट के पास आ जाती है। स्टेट के जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य गिनाए गए हैं, सुरक्षा यानी सिक्योरिटी उनमें पहली है। मेरे साथियों, सुरक्षा का अर्थ है मानव की स्वतंत्रता की रक्षा, सुरक्षा का अर्थ है मानव के अधिकारों की रक्षा, सुरक्षा का अर्थ है मानव की गरिमा की रक्षा। यदि कहा जाए कि सिक्योरिटी इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स एंड इकोनॉमिक वेलबींग, तो यह कहना भी एग्जैगरेशन नहीं होगा, यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। इसलिए वेद आदि प्राचीन ग्रंथों में भी इंद्र आदि देवताओं से सुरक्षा और अभय की भी हम लोग कामना करते हैं,
और उन ग्रंथों में भी यही कामना की गई है। साथियों, बदलते वक्त और समाज के साथ, जैसा मैंने अभी कहा, सिक्योरिटी के डायमेंशंस, और मैं बच्चों से कहूंगा, सिक्योरिटी के डायमेंशंस में बहुत बदलाव आ गया है, क्योंकि इस देश का गृह मंत्री रहते हुए मैंने बहुत नजदीक से देखा है। अब तक सिक्योरिटी आमतौर पर दो पहलू, सिक्योरिटी को आमतौर पर दो पहलू से हम देखते थे। पहली इंटरनल सिक्योरिटी और दूसरी एक्सटर्नल सिक्योरिटी यानी डिफेंस। पर पिछले 2 डिकेड से देखा जा रहा है साथियों कि इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के बीच जो एक फासला था वह बड़ा कम होता जा रहा है। जो एक स्पष्ट रेखा, क्लियर लाइन पहले थी, वह अब धुंधली पड़ती जा रही है। सिक्योरिटी थ्रेट के ऐसे नए नए डायमेंशन सामने आ रहे हैं कि उन्हें कैटेगराइज करना अब दिनों दिन बहुत ही कठिन होता जा रहा है, बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। उदाहरण के लिए टेररिज्म को ही लें। किसी खास उद्देश्य और मानसिकता के तहत समाज में भय उत्पन्न करने के लिए जब हिंसा फैलाई जाती है तो उसे टेररिज्म कहा जाता है। सामान्य तौर पर यह इंटरनल सिक्योरिटी के अंतर्गत आता है, पर कई बार मालूम होता है कि ऐसे संगठनों की ट्रेनिंग, फंडिंग और आर्म्स का सपोर्ट यह बाहर देशों से हो रहा है। क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की घटनाएं आए दिन देखने को मिलती हैं, जिन्हें एक्सटर्नल सिक्योरिटी की श्रेणी में रखा जाता है। इसी तरह इंसर्जेंसी अथवा एक्सट्रीमिज्म, उग्रवाद या चरमपंथ भी हमारे सामने प्रकट होते रहते हैं। मेरे साथियों, टेक्निकली इनकी डिफिनेशन में यदि आप जाएंगे तो इनके बीच आपको अंतर मिलेगा, पर कब और कहां यह आपस में ओवरलैप कर जाएं और कहां इनके उद्देश्य एक हो जाते हैं, इसका पता लगाना भी यह बहुत कठिन काम हो जाता है। आप उलझन में आ जाते हैं कि यह इंटरनल सिक्योरिटी के अंतर्गत आएगा या यह एक्सटर्नल सिक्योरिटी के अंतर्गत आएगा। और अब तो ऐसे ऐसे सिक्योरिटी थ्रेट्स हमारे सामने आ रहे हैं जहां सेनाएं खड़ी की खड़ी रह जाती हैं, पुलिस देखती की देखती रह जाती है, पर बड़ी बड़ी वारदातें हो जाती हैं। मैं यहां चर्चा करना चाहूंगा साइबर वार और इंफॉर्मेशन वार। साइबर वार और इंफॉर्मेशन वार इसी तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। यूएस की नासा जैसी इतनी बड़ी स्पेस एजेंसी की सुरक्षा में भी सेंध लग जाती है, उससे भी आप परिचित होंगे। हमारे देश में भी हम देखेंगे तो इस संदर्भ में हम कई चौंकाने वाले आंकड़े हमको प्राप्त होंगे। इसी तरह इंफॉर्मेशन वारफेयर है। व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से कितनी फेक न्यूज और हेट कंटेंट समाज में लाए जाने की संभावना होती है, जिनका कोई हद हिसाब नहीं है। बाहर से देखने पर दिखाई देता है कि कहीं कोई सेमिनार हो रहा है, कहीं कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, कहीं कोई सभा आयोजित की गई है जिसमें महत्वपूर्ण विषयों पर बहुत ही गंभीरतापूर्वक विचार हो रहा है, जबकि सच्चाई बिल्कुल यह नहीं होती है। पर अंदर अंदर भ्रामक और रॉन्ग फैक्ट्स के माध्यम से ऐसी ऐसी बातें फैलाई जाने की संभावना होती है जो किसी भी समाज को विद्वेष, घृणा और हिंसा से भर दें। मेरे साथियों, असामाजिक तत्व इतने तेज और एडवांस हो गए हैं कि कई बार पुलिस एजेंसी भी उनसे गच्चा खा जाती हैं, उनसे धोखा खा जाती हैं, और कई बार उन्हें जो सामने दिखाई देता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो उन्हें दिखाई नहीं देता। पर नए नए सिक्योरिटी चैलेंजेस आज हमारे सामने इसी तरह से आ रहे हैं, जिनसे हमें आज सतर्क रहने की आवश्यकता है। जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी का विकास होता जा रहा है, वैसे वैसे उनके खतरे भी बढ़ते जा रहे हैं। इस सच्चाई को भी हमको समझना चाहिए। टेररिज्म, साइबर वारफेयर, इंफॉर्मेशन वारफेयर की तरह ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग एब्यूज आदि जैसी भी समस्याएं हैं जो देखने में तो अलग अलग हैं, पर अंदर से वह सभी एक दूसरे से किसी न किसी हद तक वह जुड़ी हुई है। इसलिए मेरे साथियों, इनसे निपटने के लिए स्टेट की सभी एजेंसीज को इंटीग्रेटेड होकर काम करने की जरूरत है। राष्ट्रीय सुरक्षा, हमारी जमीनी सीमाओं, तटीय सीमाओं और हवाई क्षेत्रों की सुरक्षा के साथ साथ स्पेस, डेटा, साइबर, इंफॉर्मेशन, एनर्जी,
खाद्य, अर्थव्यवस्था, शिक्षा और पर्यावरण आदि की सुरक्षा का सम्मिलित रूप है। इस हकीकत को हमको समझना चाहिए और किसी भी सॉवरेन नेशन का इनकी मजबूती सुनिश्चित करना मैं समझता हूं कि यह बेहद आवश्यक है। और मेरे साथियों, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक कंपोनेंट देखने में भले ही अलग अलग दिखाई देते हों, पर सभी आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। इसलिए कंप्रिहेंसिव वे में इन सब की मजबूती पर काम करना यह हम सब के लिए यह बहुत ही आवश्यक है। और हमने इस बात को गहराई से समझा है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं पिछले 7-8 सालों में हमने सुरक्षा की मजबूती की दिशा में अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बड़े ही प्रभावी और मजबूती के साथ हमने कदम आगे बढ़ाए हैं। साथियों, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ये कुछ प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव डायमेंशंस थे जिसका मैंने आपके सामने अभी उल्लेख किया है। ये सभी कुछ बाहरी उपाय हैं जिनसे हम समाज में अपराधों की रोकथाम करने का प्रयास करते हैं, पर इन सबसे महत्वपूर्ण है, मैं समझता हूं, हमें इनके रूट काज पर विचार करना चाहिए और वहां से समस्याओं के खात्मे का भी हमको प्रयास करना चाहिए। यहां रूट से मेरा मतलब है हमारी अंतरात्मा। मैं नौजवान बच्चों से कहना चाहूंगा, हमारे रूट से यहां मेरा मतलब है कि हमारी अंतरात्मा, हमारे विचार और हमारा परिवेश। हमें इन पर गहराई से विचार करने की जरूरत है। दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूं तो हमें हमारे समाज को नैतिकता और आध्यात्मिकता की ओर ले जाने की जरूरत है। और मैं कह सकता हूं, इस देश का विकास करने के साथ साथ भारत के समाज को नैतिकता और आध्यात्मिकता की तरफ ले जाने के लिए भी हमारी सरकार ने कई प्रभावी कदम उठाए हैं और हमारी प्रधानमंत्री जी का विशेष इस पर आग्रह रहता है। अब आप यह प्रश्न कर सकते हैं कि जब हम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से ज्ञान ले रहे हैं तो हमें नैतिक और आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में अपने बच्चों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मंदिर में जाकर पूजा करना, मस्जिद में जाकर इबादत करना, गिरजाघर में जाकर सजदा करना, यही अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म, दिस इज द एलिवेशन ऑफ मन। मन का बड़ा होना, मन का उन्मन होना, मन का एलिवेटेड होना, यही अध्यात्म है। यदि आप लोगों ने हाई स्कूल में मैथमेटिक्स पढ़ी होगी तो एक फार्मूले के माध्यम से इसे मैं आपके सामने क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि मनुष्य का मन जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसे सुख की अनुभूति, आनंद की अनुभूति, परमानंद की अनुभूति वैसे वैसे होती चली जाती है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपका मन एक सर्किल है, तो मेरा यह कहना है कि इस मन यदि सर्किल है तो इस सर्किल का सर्कमफरेंस जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे उसी रेशियो में मैग्नीट्यूड ऑफ सुख, मैग्नीट्यूड ऑफ आनंद और मैग्नीट्यूड ऑफ परमानंद अपने आप बढ़ता चला जाएगा और आप एक नई ऊंचाइयों को हासिल कर। इसको मैथमेटिकल इक्वेशन में कहना हो तो इस प्रकार से कह सकते हैं, सर्कमफरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सुख, circumference of man is directly proportional to the magnitude of anand, circumference of man is directly proportional to magnitude of paramanand, आत्मा का परमात्मा से। और मैं कहना चाहूंगा बच्चों कि यहां से उच्च शिक्षा पाकर, यहां से पास आउट होकर जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, देश और विदेश में भी अच्छे अच्छे पदों पर आपको काम करने का मौका मिले, परंतु यह मौका यदि अच्छे अच्छे पदों पर काम करने का मिलता है तो आप क्या करेंगे, यह आपकी बुद्धि पर निर्भर नहीं करता। ध्यान से सुनिएगा, आपको बड़े बड़े पदों पर काम करने का मौका मिल जाए तो यह आपकी बुद्धि पर नहीं, आपके मन पर निर्भर करता है कि आप क्या काम करेंगे। बुद्धि तो सिर्फ यह बताएगी कि आप काम कैसे करेंगे, कितना अच्छा और कितनी सफाई से करेंगे और कौन सा काम करेंगे, यह तो आपके मन की प्रवृत्ति ही आपको बताएगी। और आपने दुनिया में यह भी उदाहरण देखा है कि विश्व के सबसे विकसित देश अमेरिका में सबसे जटिल कही जाने वाली पायलट की जो ट्रेनिंग है प्राप्त करके भी
कई ऐसे युवक रहे हैं जिन्होंने हवाई जहाज ले जाकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरा दिया है और 9/11 की दुखद घटना को अंजाम वह दे देते हैं। भारत में भी एक नहीं अनेक ऐसे आतंकवादी घटनाओं में लिप्त युवक रहे हैं जो कि अशिक्षित नहीं रहे हैं, ग्रेजुएशन की डिग्री है, डॉक्टरेट की डिग्री है, ऐसे लोग भी उसमें इन्वॉल्व रहे हैं। मैं बहुत डिटेल में जाऊंगा तो लंबा समय लगेगा। आप लोगों ने थॉमस फ्रीडमैन की एक बुक पढ़ी होगी, द वर्ल्ड इज फ्लैट। उनमें इन्फोसिस वर्सेस अलकायदा यह करके कुछ उन्होंने लिखा है। अब उस डिटेल में जाऊंगा तो लंबा समय लगेगा, इसलिए मैं कहूंगा कि आप लोग अपने इंटरनेट पर जाइएगा और देख लीजिएगा क्या लिखा है। मेरे साथियों, आपको यह ध्यान रखना है कि खूब पढ़ लिख लेने के बाद भी, फिर से मैं बात दोहराना चाहता हूं, आपको यह ध्यान रखना है कि खूब पढ़ लिख लेने के बावजूद अमेरिका में ट्रेंड पायलट होकर भी कोई 9/11 करने वाला खालिद शेख या मोहम्मद अट्टा बन सकता है। डॉक्टर होकर भी कोई अफजल गुरु बन सकता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट होकर भी कोई याकूब मेनन बन सकता है और बहुत धनी होकर भी कोई ओसामा बिन लादेन बन सकता है। इस सच्चाई को समझिए। इसलिए महत्व यह नहीं है कि आप कितने बुद्धिमान हैं, महत्व इस बात का नहीं है कि आप कितने बुद्धिमान हैं, कितने प्रतिभावान हैं, कितने धनवान हैं। महत्व इसका है कि आपके मन का संस्कार कैसा है। इसीलिए विश्वविद्यालयों में शिक्षा पूरी करने के बाद दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाता है। दीक्षा की, संस्कार की आपको याद दिलाई जाती है। इसलिए जब हम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में होते हैं तो हमारा उद्देश्य शिक्षा के साथ साथ दीक्षा पर भी, यानी संस्कार देने पर भी होना चाहिए, क्योंकि हम भविष्य में क्या करेंगे इसकी दिशा दीक्षा ही तय करेगी। साथियों, जीवन में ज्ञान का जितना महत्व है उतना ही हमारे संस्कारों का भी महत्व है। आपको कुछ जीवन मूल्यों के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध होना चाहिए और आपके जीवन मूल्य ही आपके कैरेक्टर को बनाते हैं। फिर से दोहराना चाहता हूं, आपके जीवन मूल्य, आपकी लाइफ वैल्यूज ही आपके कैरेक्टर को बनाते हैं। और यह मैं इस बात की मैं चर्चा कर रहा हूं तो मुझे एक घटना याद आती है। स्वामी विवेकानंद जो हमारे ग्लोबल यूथ आइकन है, ग्लोबल यूथ, हम किसी को मानते हैं तो स्वामी विवेकानंद को मानते हैं। एक बार विदेशों में धर्म पर प्रवचन करने के लिए प्रायः वह जाया करते थे। एक बार उनका जो ढीला ढाला वस्त्र व गेरुआ, जो सामान्यतः हमारे यहां संत सन्यासी सब पहनते हैं, वह वस्त्र उन्होंने धारण कर रखा था, सिर पर साफा था। उसको देखकर एक व्यक्ति ने पूछा, क्या आप यहां इतने बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स के बीच लेक्चर देने के लिए आए हैं? लेकिन थोड़ा सा अपना ड्रेस आपने ठीक ठाक कर लिया होता, ठीक ठाक ड्रेस पहन लिया होता तो आप जेंटलमैन की तरह आप दिखाई देते। मुस्कुराकर उसकी बात को स्वामी विवेकानंद ने सुन लिया। लेकिन जब भाषण देने का अवसर प्राप्त हुआ तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, मिस्टर, इन योर कंट्री टेलर मेक्स द मैन, बट इन आवर कंट्री कैरेक्टर मेक्स द मैन। यह स्वामी विवेकानंद। मेरे नौजवान साथियों, स्वामी विवेकानंद जी की यही बात आपको अपने जीवन में उतारनी है। आज इस दीक्षांत समारोह के अवसर पर आपको कहना चाहूंगा, आपको ज्ञान, धन और संपदा के साथ साथ अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग पर भी उतना ही ध्यान देना है। मेरे साथियों, आप में से अधिकांश लोग इंटरनल सिक्योरिटी के क्षेत्र में जाकर काम करेंगे। मालूम है मुझे, आंतरिक सुरक्षा के आधार पर पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार आंतरिक सुरक्षा के आधार बदल रहे हैं। एक समय में सिर्फ अपराधी गतिविधियों पर नियंत्रण करना केवल एक विषय था, पर फिर एक समय ऐसा आया जब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी स्मगलिंग और डकैती जैसे अपराध ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए। फिर यह समय ऐसा है जब आतंकवाद आंतरिक सुरक्षा के लिए एक मुख्य विषय है। अब आने वाले समय में अर्थात आपकी पीढ़ी में यह आतंकवाद सिर्फ बम और बंदूक से नहीं, बल्कि व्यवस्था के हर आयाम में व्यापक स्तर पर यह सुरक्षा के लिए नई चुनौतियां लेकर आ रहा है। मेरे साथियों, आप सब ने हाइब्रिड वार की मैं यहां चर्चा करना चाहता हूं। हाइब्रिड वार का नाम सुना है।
आपको जरूर इस विश्वविद्यालय में हाइब्रिड वार के बारे में भी पढ़ाया गया ही होगा। हाइब्रिड वार में इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के बीच की रेखा लगभग समाप्त हो जाती है। आज सिर्फ एक निश्चित समय में घोषित युद्ध का दौर नहीं है, बल्कि निरंतर छुपकर आंतरिक सुरक्षा पर आक्रमण यह निरंतर चल रहा है। चाहे वह हमारे बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट और सिक्योरिटी सिस्टम पर साइबर अटैक का प्रयास हो, अथवा सोशल मीडिया के माध्यम से समाज में कट्टरता और एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा करने का प्रयास हो। उदाहरण के लिए मैं याद दिलाना चाहता हूं महाराष्ट्र की घटना का। भीमापुर कोरेगांव का उग्र आंदोलन पूरे देश में फैल गया। बाद में यह पता चला, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आई कि 50% ट्वीट यदि कहीं से हुए थे, कहीं से ओरिजिनेट हुए थे, तो पाकिस्तान से ओरिजिनेट हुए थे 50% ट्वीट। और मित्रों, सुरक्षा एजेंसियों के संज्ञान में अब यह तथ्य भी आते जा रहे हैं कि कैसे विदेशों से नकली नामों के द्वारा जातिगत और सांप्रदायिक वैमनस्य और संघर्ष पैदा करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और अतः आप आंतरिक सुरक्षा की चुनौती का नया क्या आयाम है, नया क्या स्वरूप है, इसे समझ सकते हैं। चुनौती सिर्फ इतनी ही नहीं है। किसी देश की सुरक्षा को नष्ट करने के लिए उस देश की अच्छी व्यवस्थाओं का कैसे दुरुपयोग किया जा सकता है, मैं कुछ चीजों की चर्चा यहां पर करूंगा। देश की अच्छी व्यवस्थाओं को नष्ट करने के लिए क्या क्या किए जा सकते हैं। कहीं सोशल मीडिया स्वतंत्र है, तो उस पर व्यवस्थित दुष्प्रचार कैसे किया जाए। सोशल मीडिया का स्वतंत्र होना यह कोई बुरी बात नहीं है, होनी चाहिए। मीडिया भी स्वतंत्र होनी चाहिए, लेकिन यदि मीडिया स्वतंत्र है तो इसका दुरुपयोग कैसे होता है। कैसे मीडिया के अंदर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर खतरनाक और विभाजनकारी बातों को स्थापित करने और उसे प्रचारित करने की कोशिश की जाती है। यदि एनजीओज की स्वतंत्रता है, तो कैसे एनजीओज का ऐसा प्रयोग किया जाए ताकि देश की पूरी सिस्टम ही ये पैरालाइज कर जाए। यदि जुडिशरी स्वतंत्र है, तो कानूनी ढंग और कानूनी पेशों के द्वारा कैसे विकास के कार्यों को रोका जाए, यह कोशिश होती है, अथवा उन्हें धीमा किया जाए। यदि डायनेमिक डेमोक्रेसी है हमारे देश की, तो कैसे पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर घुसपैठ करके देश की एकता और सुरक्षा दोनों पर बगैर दिखे हुए प्रहार किया जाए। ये बातें महज कल्पना नहीं है, बल्कि कुछ देशों के सुरक्षा जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, रणनीतिकार हैं, उनकी बातें हैं। और कुछ देशों की सुरक्षा संबंधी दस्तावेजों के अंदर यह सब सारी चीजें पूरी तरह से यह उल्लिखित हैं। मित्रों, अभी कुछ दिन पूर्व रूस ने विश्व की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा, आपने अखबारों में पढ़ा होगा, मेटा को रूस यूक्रेन युद्ध में उसकी भूमिका के लिए अपने देश की सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उसे बैन कर दिया। मित्रों, इसमें क्या सही है और क्या गलत है, इसमें मैं नहीं आना चाहता, परंतु सिर्फ यहां यह बताना चाहता हूं कि सुरक्षा को लेकर लड़ाई के मायने कितने बदल गए हैं। अतः जब आप इस नई भूमिका में जा रहे हैं, तो चैलेंजेज का, चुनौतियों का यह नया स्वरूप यह समझना यह बहुत ही आवश्यक है। और मित्रों, मैं यहां पर यूनाइटेड नेशंस की भी आपको याद दिला देना चाहता हूं। हाईली एजुकेटेड लोग हैं आप लोग। मित्रों, शांतिपूर्ण अस्तित्व का वह स्वप्न जो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय देखा गया था कि विभिन्न देशों के बीच यह रहेगा को एग्जिस्टेंस, सह अस्तित्व, वह आज मुश्किल नजर आता है। और साथियों, इसका समाधान भी यदि कहीं है तो भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों में ही मिलता है इसका समाधान। उनके पास इसका समाधान नहीं है। भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त की, तो न तो लंका का उन्होंने एनेक्सेशन किया और न तो अपना कोई प्रतिनिधि वहां नियुक्त करके सबजुगेशन करने का उसका प्रयास किया कि हम परोक्ष रूप से लंका पर हम अपनी हुकूमत चलाते रहें। यह भी राम ने प्रयास नहीं किया, बल्कि वहीं के एक कानूनन अधिकारी जो बनते थे विभीषण, उन्हीं के हाथे सत्ता हवाले कर दी और मानवीय मूल्यों के आधार पर शासन करने की प्रेरणा देकर, यानी विभीषण को भी मोटिवेट किया। यदि ये शासन चलाना है तो कैसे शासन चलाना है, ये मोटिवेट करके सत्ता उनके हवाले कर दी। राम ने
वहां अपना प्रतिनिधि रहकर सत्ता नहीं चलाई। यह है भारत का चरित्र, यह है भारत के सांस्कृतिक मूल्य। और यह उदाहरण सिर्फ रामायण में नहीं, बल्कि आज तक भारत ने न तो किसी भी देश के ऊपर एनेक्सेशन किया है, यानी कब्जा किया है, और न तो किसी देश का सबजुगेशन किया है। भारत ने यदि विश्व में कुछ किया है तो केवल दुनिया के दूसरे देशों का मोटिवेशन किया है। न तो एनेक्सेशन किया है, न सबजुगेशन किया है हमने तो दुनिया के देशों का केवल मोटिवेशन किया है। यह है भारत का चरित्र, इसे हमें समझना चाहिए। मित्रों, देखिए हमारा मोटिवेशन कैसा है, और उस मोटिवेशन का ही अंतर है कि हम और हमारा एक पड़ोसी है पाकिस्तान, एक साथ 1947 में अलग अलग हुए थे, हम आगे बढ़े और वो इस मुकाम पर पहुंचे कि 11 साल पहले वहां विश्व का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन अल-कायदा का प्रमुख ओसामा बिन लादेन मारा गया, और हम वहां पहुंचे कि अटल जी की सरकार के समय में विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का अमेरिका के बाहर यदि कहीं पर कार्यालय खुला तो हमारा देश यह भारत था जहां पर कि माइक्रोसॉफ्ट का यह कार्यालय यहां पर खुला। यह अंतर है। मोदी जी के कार्यकाल में विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल हैंडसेट बनाने वाली कंपनी, अच्छी तरह नाम जानते हैं सैमसंग, कि विश्व की सबसे बड़ी फैक्ट्री दिल्ली के पास नोएडा में खुली, और रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में और सोलर एनर्जी को डेवलप करने के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना, और उसका केंद्र दिल्ली के पास गुरुग्राम, जिसे हम गुड़गांव बोलते हैं, वहां स्थापित हुआ। यह अंतर है कि आपकी शक्ति किन मूल्यों से प्रेरित होती है और वह समाज को क्या देती है। मैंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान इन दोनों का उदाहरण दिया। अतः मैं यहीं पर आपसे अपेक्षा करते हुए कि आप सभी कार्यकारी जीवन में जाएं, व्यवहारिक अपने जीवन में जाएंगे और नए भारत के नए स्वरूप को स्थापित करने में आप नई भूमिका निभाएं, यह मैं आपको शुभकामना देना चाहता हूं, यह मैं आपसे यह अपेक्षा करता हूं। हमारे युग द्रष्टा महापुरुषों ने जो स्वप्न देखा था उसे हम अमृत काल में साकार करें, यह संकल्प लेकर हम सबको जाने की जरूरत है। स्वप्न देखा था कभी, वो आज हर धड़कन में है। स्वप्न देखा था कभी, वो आज हर धड़कन में है। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर, उस रफ्तार से कर रहा है विश्व भी हमको नमन उस पार से, यह है भारत। साथियों, हमारा स्वप्न है कि हम भारत को महाशक्ति के रूप में दुनिया के सामने लाएं। हम भारत को शक्तिमान धनवान बनाने के साथ साथ ज्ञानवान भी बनाना चाहते हैं, और मुझे कहते हुए खुशी होती है कि दुनिया के बड़े बड़े मंचों पर आज भारत की बातें ध्यान से सुनी जाती हैं। बहनों भाइयों, अपने प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया जाना चाहिए। मोदी जी का करिश्माई काम किया है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। आप लोगों में से भी कुछ लोग या तो विदेश गए होंगे अथवा आपके परिवार के सदस्य वहां पर होंगे विदेशों में। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को लोग गंभीरतापूर्वक नहीं सुनते थे, लेकिन आज यदि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है तो लोग कान खोलकर सुनते हैं कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत है, यह भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ी है। आतंकवाद जैसे मुद्दे पर भारत ने दुनिया को लीड किया है, और इसका श्रेय भी मैं देना चाहता हूं अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को। उन्हीं की पहल है, और अपने पक्ष में समर्थन जुटाने में भी कामयाबी हासिल की है। मेरे साथियों, आतंकवाद को अपना टूल मानने वाले देशों को आज इस बात की अच्छी तरह जानकारी है कि भारत किसी देश के, मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, दुनिया के उन देशों को जो आतंकवाद को अपना टूल मानते हैं, उनको इस बात की जानकारी है कि भारत एक ऐसा देश है जो बेवजह किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन जो भारत को कोई छेड़ता है तो उसे भारत छोड़ता नहीं। यह है भारत का चरित्र।
भारत के बारे में यह धारणा सारी दुनिया में मेरे बच्चों बनी है। और पिछले कुछ समय में हमने राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हुए अनेक क्षेत्रों में भी जो ऊंचाइयां हासिल की हैं। अब देश की अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन एक सेंटेंस से कहकर यहां जाना चाहता हूं। आज के 10-12 वर्ष पहले हम दुनिया की टॉप 11-12 इकोनॉमीज में थे, लेकिन क्या करिश्मा हुआ है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कि आज कुछ ही महीनों पहले जो भारत दुनिया की टॉप 6 में था, देश की अर्थव्यवस्था टॉप 5 में आ गए। और मित्रों, मैं यहां पर आपको बतलाना चाहता हूं, जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं बहनों भाइयों, वह दिन दूर नहीं है। यह डिकेड समाप्त होते होते आप अपना सीना ठोक कर कहोगे कि हमारा भारत अब दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में आकर खड़ा हो गया। वह भी दिन आने वाला है। और मैं वह भी संकल्प आपको दिलाना चाहता हूं, ये चौंकाने वाली कोई घटना नहीं है। मैं भी पढ़ा लिखा इंसान हूं, मैं सोच समझ कर मैं भी बोलता हूं। अमृतकाल समाप्त होगा 2047 को, 2045 को। यदि ऐसे ही भारत आगे बढ़ता रहा तो 2047 यानी 2047 आते आते बहनों भाइयों, इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता है कि भारत दुनिया की टॉप इकोनॉमी बनकर खड़ा हो जाए, सबसे बड़ी इकोनॉमी बनकर खड़ा हो जाए। इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता है। भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज इस अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए, जिन विद्यार्थियों ने आज अपने टैलेंट के लिए, अपनी योग्यता, प्रतिभा, क्षमता के आधार पर आज डिग्री हासिल की है, उनको तहे दिल में अपनी हार्दिक बधाई देता हूं। और आयु में बड़ा होने के नाते बच्चों, मैं आप सबको आशीर्वाद देता हूं, क्योंकि मैं टीचर भी रहा हूं। समस्त विश्वविद्यालय के टीचर्स को भी मैं बधाई देना चाहता हूं। यदि आज हमारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय देश के विश्वविद्यालयों में एक अपनी साख, एक अपनी विश्वसनीयता बनाता जा रहा है, तो उसमें किसी का यदि मेजर कंट्रीब्यूशन है तो वाइस चांसलर का तो होता ही है, लेकिन मेजर कंट्रीब्यूशन हमारे टीचर्स का है। मैं लेना चाहता हूं पूरे फैकल्टी का, स्टाफ का। जहां मैं बच्चों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं, वहीं पर इस विश्वविद्यालय के जितने भी सहकर्मी हैं, सभी को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त कर रहा हूं। I request everyone to give a standing round of applause to the Honorable Defence Minister of India. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।